नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9 का खास कार्यक्रम मनी टाइम। बुलेटिन की पहली खबर ओमिक्रॉन की वजह से जीडीपी पर पड़ने वाले असर को लेकर है। इस साल डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद को ओमिक्रॉन ने झटका दे दिया है। सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ को लेकर पहला अनुमान जारी किया गया है। इस अनुमान के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ 9.2% रह सकती है, यानी आंकड़ा 10% से नीचे ही रहेगा। सरकार का यह अनुमान आरबीआई और आईएमएफ के अनुमान से भी नीचे है। आरबीआई और आईएमएफ ने 9.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। ग्रोथ अनुमान घटने के बाद वित्त मंत्री पर दबाव रहेगा कि बजट में ग्रोथ बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों पर जोर दिया जाए। अब बात करेंगे टीसीएस की। टीसीएस करेगी शेयर बायबैक करने पर विचार। भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने कहा है कि वो 12 जनवरी को शेयर बायबैक प्रस्ताव पर विचार करेगी। कंपनी 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम भी इसी दिन जारी करेगी। कंपनी ने कहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के दौरान इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तीसरे अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा करेगी। अगली खबर कोरोना से जुड़ी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने नया फरमान जारी किया है। कोरोना के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो यात्री विदेश से आते हैं उनको 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा और 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना होगा। ये निर्देश 11 जनवरी से लागू होंगे और अगले सरकारी आदेश तक जारी रहेंगे। एयरपोर्ट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही RT-PCR के लिए सैंपल देना होगा। अब बात LIC की। LIC के IPO की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार 2 बड़े फैसले लेने जा रही है। सरकार LIC के IPO को सफल बनाने के लिए FDI नियमों में बदलाव और ESG रैंकिंग पर काम कर रही है। दरअसल मौजूदा FDI पॉलिसी के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में 74% विदेशी निवेश को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी है, लेकिन ये नियम LIC पर लागू नहीं होता क्योंकि ये कंपनी LIC एक्ट द्वारा प्रशासित है। चूंकि LIC में विदेशी निवेश का कोई प्रावधान नहीं है और सेबी के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों पर FPI और FDI के नियमों की मंजूरी है, तो LIC को सेबी के नियमों के अनुरूप बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ESG स्कोर होने से एक तो कंपनी के वैल्यूएशन में इजाफा होगा और दूसरा पूंजी जुटाने के लिए ये स्कोर एक वैश्विक स्तर पर स्वीकृत बेंचमार्क है, जिससे निवेशकों को लुभाने में मदद मिलेगी। अगली खबर जुड़ी है बिटकॉइन से, जो टूट कर आ गया है सितंबर के बाद सबसे निचले स्तर पर। तो खबर यह है कि बिटकॉइन 5% से ज़्यादा टूटकर सितंबर के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है। भारी बिकवाली के बीच बिटकॉइन का भाव $41,000 पर आ गया। 29 सितंबर को बिटकॉइन का भाव $40,938 था। नवंबर में बिटकॉइन का भाव $69,000 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। तब से अब तक इसमें 40% की गिरावट आ चुकी है। अमेरिका में बिटकॉइन पर सख्ती की खबरों के बीच निवेशक अब इसे जोखिम भरा निवेश मान रहे हैं। अब बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियों के बारे में। रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए UPI ऑटो पे सर्विस शुरू की है। UPI ऑटो पे के साथ यूजर्स UPI के जरिए अपने टैरिफ प्लान के लिए ऑटो डेबिट के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपके मोबाइल प्लान की रिन्यूअल डेट आएगी, वैसे ही आपका टैरिफ प्लान खुद ब खुद रिचार्ज हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से पैसा UPI के जरिए कट जाएगा। एयरटेल ने रिफॉर्म पैकेज के तहत आने वाले डेफर्ड स्पेक्ट्रम और AGR बकाये पर ब्याज को इक्विटी में बदलने का विकल्प न चुनने का फैसला किया है। कंपनी पर 58,254 करोड़ रुपए का AGR बकाया था, जिसमें से वो पहले ही 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। 4 साल की मोहलत से उसे सालाना नकदी प्रवाह में करीब 11,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस रकम का उपयोग कंपनी अपने नेटवर्क के विस्तार और 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने में कर पाएगी। सरकार की योजना से बचे हैं करोड़ों रोजगार। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज यानी
एमएसएमई के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस योजना से 1.8 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई लोन अकाउंट को एनपीए होने से बचाया गया है। इससे 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार होने से बच गए। एसबीआई की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। मुख्य अर्थशास्त्री सौम्या कांति घोष ने कहा कि ये सभी इकाई अगर एनपीए हो जाती तो 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते। इस स्कीम ने 6 करोड़ परिवार की आजीविका को बचाने का काम किया है। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा किराना स्टोर, इसके बाद फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और कमर्शियल रियल एस्टेट को हुआ है। बैंकों ने बट्टे खाते में डाले हैं 9.5 लाख करोड़। जी हां, बैंक जब अपने ग्राहकों से कर्ज की वसूली नहीं कर पाते तो वो राशि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए में चली जाती है, और जब बैंकों का एनपीए काफ़ी अधिक हो जाता है तो एनपीए की इस राशि को बट्टे खाते में डाल देते हैं, यानी राइट ऑफ कर देते हैं। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल बैंकों ने पिछले 5 सालों में करीब 9.5 लाख करोड़ का बैड लोन बट्टे खाते में डाल दिया है। सरकारी बैंक फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डालने में सबसे आगे रहे हैं। 9.5 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सरकारी बैंकों के द्वारा बट्टे खाते में डाली गई है। बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई ये राशि इस अवधि में उनके द्वारा वसूली गई राशि की तुलना में 2 गुने से ज्यादा है। पिछले 5 सालों में लोक अदालतों, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स और आईबीसी आदि माध्यमों से बैंकों द्वारा वसूली गई राशि 4.14 लाख करोड़ रुपए ही थी। अब खबर सरकार के राजस्व घाटे को लेकर। कोविड-19 बीमारी यानी कि कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के बीच सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने राजस्व घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 6.3 से 6.5% के बीच रखने पर ही विचार कर रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व घाटे का लक्ष्य 6.8% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। राजस्व घाटा लक्ष्य को कम करने का सीधा मतलब है कि सरकार इस बार कर्ज कम लेगी। टाटा मोटर्स लॉन्च करेगी सीएनजी वाहन। टाटा मोटर्स ने टिएगो और टिगोर के सीएनजी वेरिएंट को भारत में लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है। नई टाटा टिएगो सीएनजी और टिगोर सीएनजी को 19 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। इनकी बुकिंग टाटा मोटर्स डीलरशिप पर खुल चुकी है। डीलरशिप के आधार पर 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के रिफंडेबल टोकन अमाउंट का भुगतान करके इनको प्री बुक किया जा सकता है। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये खबर आपके काम की है। पंजाब नेशनल बैंक कई बैंकिंग सेवाओं के लिए उसने चार्ज बढ़ा दिया है। बढ़ी हुई जो दरें हैं वो 15 जनवरी से लागू होंगी। पीएनबी की वेबसाइट पर मौजूद संशोधित टैरिफ के मुताबिक मेट्रो शहरों में तिमाही औसत बैलेंस की लिमिट 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो 2 गुना चार्ज देना होगा। अभी ग्रामीण इलाकों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर 200 रुपये और मेट्रो शहरों में 300 रुपये जुर्माना लगता है। इसके अलावा बैंक ने एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर साइज को छोड़कर बाकी सभी तरह के लॉकर के चार्ज में 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आ रही है एक अच्छी खबर। आईएचएस मार्केट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसा भी अनुमान है कि भारत जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम फिलहाल भारत से आगे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जीडीपी 2021 के 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 8.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी और इसका असर ये होगा कि व्यापार का आकार बढ़ जाएगा। रोजगार के मोर्चे पर भी इससे मदद मिलेगी। अब बताते हैं आपको स्टार्टअप की हलचल। ई कॉमर्स क्षेत्र की शिपिंग फर्म शिपरॉकेट ग्राहक डेटा प्लेटफॉर्म विक्सोटेक में 75% हिस्सेदारी खरीदेगी। शिपरॉकेट ने कहा कि इस अधिग्रहण से उसे अपने मंच पर ऑनलाइन रिटेल व्यापारियों के लिए उपलब्ध उत्पादों का विस्तार करने में मदद मिलेगी। विक्सोटेक खासतौर पर ई कॉमर्स और D2C कंपनियों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करती है।
भारत पे को चलाने वाली रिसाइलेंट इनोवेशन की सीरीज एफ फंडिंग राउंड में $15 करोड़ जुटाने की योजना है। कंपनी कई प्राइवेट इक्विटी और हेज फंड के साथ बातचीत कर रही है। 2018 में स्थापित फिनटेक कंपनी छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए यूपीआई QR कोड बेस्ड पेमेंट ऐप का संचालन करती है। चलिए अब देखिए जानकारी से भरपूर ये इन्फोग्राफिक।